जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। तो दोस्तों हम लोग का चल रहा था करंट अफेयर्स का सेक्शन जनवरी में। आज आप लोगों को मिलेगा अंतिम वीडियो। जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग चारों खाने कर देंगे। दो वीडियो पढ़ चुकी है, तीसरी वीडियो ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग फेब्रवरी मंथ पर चलेंगे। थोड़े से हम लोग लेट हैं, हाँ, मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स बचे हुए हैं। तो ये जो वीडियो होगा ये थर्ड वीडियो होगा जनवरी का। और अगर किसी ने इसके पहले वाला वीडियो यानी कि दूसरा और तीसरा, तो पहला दूसरा वीडियो अगर नहीं देखा है, ये होगा तीसरा वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से उसको देख लीजिएगा और आइएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों करंट अफेयर्स का सेक्शन चल रहा था CUET 2024 के लिए। और करंट अफेयर्स में जनवरी के दो वीडियोस आ चुके हैं और जनवरी का ये तीसरा वीडियो, यानी कि जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके सेक्शन में ये तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग फरवरी मंथ पर आएंगे, ठीक है। तो फरवरी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जिन लोगों ने भी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और दोनों का लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको देखें और जल्दी से करंट अफेयर्स में अपनी तैयारी मजबूत करें, है ना। चलिए आइए आज के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट और शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है KGDWN 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना के तेल उत्पादन शुरू करता है। यानी कि 2024 में ये जो ONGC है, अच्छा ये ONGC क्या है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑयल यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसको ONGC कहा जाता है, ऑयल एंड नेचुरल, ओके, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन निगम। तो 2024 में यह कहां से, तो बंगाल की खाड़ी से भैया ये लोग देखिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कर लीजिएगा और जरूर से सब लोग याद करके आइएगा। बंगाल की खाड़ी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुषों की 10 मीटर राइफल में, देखिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, याद रखेंगे, राइफल नहीं है, एयर पिस्टल है, इसको याद रखेंगे। तो वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 239.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि अंजुम चीमा ने रजत। अब यहाँ पर महिला की बात होगी, वो अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर होने वाला है ओलंपिक, ठीक है। पेरिस में क्या होने वाला भैया, ओलंपिक होने वाला है। तो ओलंपिक अभी 2024 में ही होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुलाई 2024 शुरू हो जाएगा। तो यहां पर ओलंपिक का कोटा स्थान किया है 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसने किया है, तो वरुण तोमर ने किया है। दो तीन क्वेश्चन इससे बनते हैं, किसने किया है, वरुण तोमर ने किया है। कहां का कोटा, ओलंपिक का। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में, राइफल में नहीं, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, वो क्या है, वो है ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा। तो इनका भी याद रखें, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो पुरुष वाले में आप लोग याद रखेंगे वरुण, ठीक है, वरुण तोमर जी। और महिलाओं में याद रखेंगे ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 243.1 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान की भी तलत किशमाला ने यहाँ पर दूसरा कोटा स्थान यानी कि रजत पदक जीतकर उन्होंने भी अपना नामांकन करा लिया है पेरिस के ओलंपिक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जल्दी से। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की नजरिए से। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव यानी 2023 के अंत में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का क्या कारण रहा। तो व्यापार विवाद, सैन्य कारण, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखें। देखो ये हो सकता है ऐसे प्रश्न ना पूछ के किसी और तरीके से प्रश्न पूछ ले, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान से इसको पढ़िए। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी दिसंबर
2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। ठीक है, इसे एक पर्यटक आकर्षण के केंद्र के रूप में प्रचारित किया। इससे भारत मालदीव संबंधों में क्या आई, खटास आ गई। भारत सरकार ने इस मुद्दे को मालदीव के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव सरकार को यानी मुइज्जन सरकार को 3 मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। ठीक है, तो मोहम्मद मुइज्जन यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत मालदीव संबंधों में ये गिरावट आई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अपने ओपीडी में या ओपीडी ब्लॉक में देश का पहला स्मार्ट लैब शुरू कर दिया? तो कौन सा संस्थान है? नो डाउट कौन सा संस्थान होगा? एम्स होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको सब लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्यों चर्चा में है? तो पहला ओपीडी ब्लॉक बना जो स्मार्ट लैब है। स्मार्ट लैब का मतलब समझते हैं आप लोग? अभी तक सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाने के लिए जब व्यक्ति जाता था तो डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए उसको घंटों लाइन में लगना पड़ता था। फिर लैब की रिपोर्ट्स जो आती थी वो 30 से 40 घंटों में आती थी। लेकिन अब एम्स ने ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है कि मात्र कुछ घंटों में, मतलब कुछ मिनटों में आपका जो रिपोर्ट होगा वो आपके पास होगा। यानी पेशेंट आएगा और तुरंत अपना चेकअप कराएगा और 15 से 20 मिनट में अपने रिपोर्ट को लेकर अपना चला जाएगा। तो एम्स के किस वाले संस्थान पर? तो नई दिल्ली एम्स में। तो एम्स नई दिल्ली ने ओपीडी ब्लॉक में पहली स्मार्ट लैब स्थापित कर दी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचिता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? तो याद रखिए, केरल की रहने वाली हैं सुचिता सतीश जी। इन्होंने इतिहास रचा है। 140 भाषाओं में गाना गाकर इन्होंने देश का मान बढ़ाया है। यानी 140 भाषाओं में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 140 कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व, देखो बेटा, अभूतपूर्व उसको कहते हैं हिंदी वालों, याद रखो, ऐसी घटना जो पहले कभी ना हुई हो। तो 140 भाषा में लगातार गाना इन्होंने गाया और देश का मान बढ़ाया है। केरल की रहने वाली हैं, नाम है सुचिता सतीश, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, तो अगला क्वेश्चन है, लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि L1 क्या होता है? तो लैग्रेंजियन पॉइंट वो होता है जो एक बिंदु, यानी सी वाला पॉइंट देखिए आप लोग, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन पैदा उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जो भी आप बोले, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन पहुंचाता है। ठीक है, तो वही वाला वो इलाका होता है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अंतिम कक्षा में स्थापित कर दिया है, पहुंचा दिया। याद करिए फिर से, 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 सैटेलाइट, सैटेलाइट का नाम क्या है दोस्तों? तो सैटेलाइट का नाम होगा आदित्य L1। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट वो जगह होती है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे ग्रहण की बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन यानी सूर्य को जांचना परखना बहुत ही आसानी से हो जाता है। याद रखेंगे, आदित्य L1। इसरो क्या होता है? ISRO, इसको ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना का जो ईयर है वो आप हम लोग को कमेंट में बताएंगे भैया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए कौन से विशेष कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था? तो मार्कोस ने चलाया था। ठीक है, मार्कोस ने चलाया था। मार्कोस इंडियन आर्मी का एक ऐसा भाग है जो कठिन से कठिन ऑपरेशंस को पूर्ण करता है, अंजाम देता है। तो मालवाहक जहाज यानी एमवी लीला नॉरफॉक को, मालवाहक जहाज का नाम था एमवी लीला नॉरफॉक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट से अपहरण कर लिया गया। तो उसको बचाने का काम किया हमारे देश के मार्कोस संगठन ने। अब मार्कोस क्या है? तो कमांडो का एक संगठन है। याद रखिएगा, मार्कोस का अर्थ होता है, मार्कोस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो मार्कोस का अर्थ होता है युद्ध का देवता। ठीक है, याद रखेंगे, इसको कहा जाता है युद्ध का, यूरोप में इसको युद्ध का देवता कहा जाता है। ठीक है, तो युद्ध का देवता, इसी से नाम बना हमारे कमांडोज का। तो ये थल हो, जल हो, चाहे वायु हो, स्पेशली तो ये जल में ही काम करते हैं, जल सेना के एक प्रमुख अंग हैं। लेकिन ये तीनों में बड़े बड़े ही क्या होते हैं? अनवरत होते हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप दो राज्यों में, या आप कह सकते हैं 2 देशों में आयोजित होगा। एक यूएसए में होगा और दूसरा वेस्ट इंडीज में होगा। कहाँ कहाँ होगा? याद रखिएगा, यूएसए में और वेस्ट इंडीज में। कब होगा? तो 2024
1 जून से 29 जून के, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। 1 जून से 29 जून के बीच ये प्रतिस्पर्धा होगी। हो सकता है कि डेट ना पूछे, आपसे सीधे ये पूछ ले कि किन 2 जगहों पर आयोजित होगा। प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो भैया वेस्ट इंडीज कर रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन हम लोग को क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है कि जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो भैया इंद्रमणि पांडे जी, ऑप्शन नंबर बी, बिम्स्टेक के महासचिव बनाए गए हैं। क्या है बिम्स्टेक? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशनल, यानी बीम्स्टेक। ठीक है, याद रखिए फिर से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव एम फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कोऑपरेशन। ठीक है, सी फॉर कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक, ये एच यहां पर नहीं होगा, BIMSTEC यहां था, बिम्स्टेक। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये देखो, बहुत इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है कि कभी इसका फुल फॉर्म कभी नहीं पूछता है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि 2024 में महासचिव कौन बना। तो महासचिव कौन बना भैया? तो भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में यहां पर पहले महासचिव, ठीक है, महासचिव का पद ग्रहण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन है इंद्रमणि पांडे? तो बिम्स्टेक नाम की एक संस्था है, उसके क्या है, उसके इस समय महासचिव है। ये संस्था क्या है? तो भैया दक्षिण भारत, याद रखिएगा। मतलब कि 7 सदस्य देश इसमें है, 7 सदस्य देश इसमें हैं, जिसमें से लगभग 5 जो देश हैं वो दक्षिण एशिया से आते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप सभी लोगों को स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में बताया जाएगा। फिलहाल ये करंट अफेयर्स का मुद्दा चल रहा है, तो जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? अब प्रेरणा सीधे बोल दिया, प्रेरणा क्या है? तो आप याद रखेंगे, क्या ये एक नया गतिविधि खेल का है? अनुभवात्मक शिक्षण, देखो अनुभवात्मक, अनुभव जानते हो आप सभी लोग, है ना, एक्सपीरियंस। तो अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, छात्रवृत्ति का पहले की सरकारी रोजगार। तो भैया ये एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। मतलब क्या है? मतलब आइए नीचे देखते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से आप सभी लोग कि प्रेरणा जो है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन के अनुरूप है। जैसा कि एनईपी में, यानी कि एनईपी फॉर, यहाँ पर देखिए नेशनल, तो नेशनल को हम लोग यहाँ पर न्यू समझ लेंगे, न्यू, ई फॉर एजुकेशन, पी फॉर पॉलिसी। तो नया जो एजुकेशनल पॉलिसी आया है ना, उसमें निहित है ये प्रेरणा नाम का भैया प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल ना बोल के न्यू एजुकेशनल या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये कब आया? 2020 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का फोकस क्या है? ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रेरणा निकला, उसका फोकस क्या है? तो विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों का विकास किया जाए, उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाए। क्या डेवलपमेंट किया जाए? लीडरशिप। 12 तक बच्चा पढ़ लेता है और मंच पे खड़े होने तक का साहस उसके अंदर नहीं रहता है, या कुछ बोलने का, तो नेतृत्व गुणों का विकास करने का कार्यक्रम किया जा रहा है प्रेरणा कार्यक्रम के तहत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस कंपनी को हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है भैया? तो ओडिशा के माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी को। तो एक कंपनी है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, इनको सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन श्रेणी में हाल ही में पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जल्दी से। बैंगलोर में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किस चीज के लिए सम्मानित किया गया? तो उभरते हुए और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना। तो देखो बेटा, बैंगलोर में एक जैन यूनिवर्सिटी है जिसको जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? तो देखो, एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, और एक होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनका संचालन यूजीसी करता है। ठीक है, यूजीसी करता है, और केंद्रीय सरकार करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता डीम्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है,
डीम्ड यूनिवर्सिटी का हो, यूजीसी देखता है, यूजीसी के अंडर में काम करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, याद रखेंगे। तो बेंगलोर में एक जैन यूनिवर्सिटी है जिसको नाम है जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसको हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला 2023 में के लिए। तो उसका किस लिए उसको मिला, तो उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करने हेतु, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम लोग, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIJS, IIJS इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो या ट्रेड शो। तो ये देखिए, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है, तो मुंबई में आयोजित हो रहा है। देखिए इसका कौन उद्घाटन किया, तो इसका हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया, वर्तमान में वाणिज्य मंत्री केंद्र पे कौन है, तो वो है पीयूष गोयल जी। अगले चले जाए, अगले हम लोग चलते हैं। अगला है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है, तो लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। किसके याद में, लुई ब्रेल। यह कहा जाता है कि एक अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी अपने नाम से, मतलब बाद में इसको ब्रेल लिपि कह दिया गया। इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसके ऐसे ऐसे ये खुरदरा पेज पे रहेगा और इसको अंधजन लोग जो है टच करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेल लिपि बनाई थी किसने, लुई ब्रेल ने, इसलिए इसका नाम ब्रेल लिपि भी हो गया। और ये दिवस भी मनाया जाता है कि विश्व ब्रेल दिवस, तो कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है, हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित एक और बात, तो ब्रेल क्या है, तो ब्रेल अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है, यानी इसको छू करके वो लोग पढ़ सके कि वो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल कैडेट कोर। देखिए बी उत्तर होगा, नेशनल कैडेट कोर। तो क्या लिखा है, एनसीसी के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल। अब गुरबीर पाल सिंह, ये याद रखिएगा नाम कि इस समय महानिर्देशक कौन है एनसीसी के, गुरबीर पाल सिंह ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पर प्रकाश डाला है। 2024 में उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां इसमें भाग ले रही हैं, गणतंत्र दिवस 2024 में भाग ली हैं, ठीक है। हम लोग मार्च में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग दूर हैं लेकिन जल्दी से आगे जाना जरूर है। अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का क्या मुख्य कारण है, आप सब लोग जान रहे होंगे, है ना। ट्रक ड्राइवर ये तो हाल ही में आया था। तो हालिया आपराधिक संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड जो था, या न्याय को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जस्टिस, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत हुआ क्या, उनके ऊपर लग गया जुर्माना। देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए, भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का कारण क्या है, तो हालिया आपराधिक संहिता, जो नया संविधान संहिता नियम बनाया गया, संहिता मतलब ये होता है नियम। आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ हाल ही में अधिनियम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि क्या निर्धारित की गई है, तो बहुत खतरनाक है भैया। उत्तर नंबर बी देखिए, 7 लाख रुपए अगर आप हिट करके रन किए, हिट एंड रन, ध्यान से देखिएगा, हिट नहीं लिखा, हिट एंड रन मतलब मार के अगर भाग गए तो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की लगभग आपको क्या होगी, जेल होगी, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए विरोध करते हुए ट्रक ड्राइवर ने 3 दिवस का हड़ताल किया था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जल्दी से, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमएस किसने प्राप्त किया, एमएस का मतलब क्या है, स्वामीनाथन पुरस्कार, ठीक है। तो एमएस स्वामीनाथन जी, हम लोग के यहाँ एमएस स्वामीनाथन जो थे, जिनको हाल ही में 2024 में भारत रत्न देने का भारतीय सरकार ने घोषणा किया है, तो ये एक पुरस्कार भी मिलता है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो हाल ही में किसको मिला है, तो हाल ही में मिला प्रोफेसर बी आर कंबोज को। कौन है बी आर कंबोज जी, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, वहां के कुलपति हैं, प्रोफेसर है बी आर कंबोज। इन्होंने हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक ट्रिपल टिक लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोफेसर बी आर कंबोज, अच्छा कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा सब लोग। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में राजस्थान इलाके में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, नाम क्या है, नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। देखिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में निर्धारित किया गया था, यानी उन लोगों ने संयुक्त वहां पर अभ्यास, दोनों देश की सेनाओं ने अभ्यास किया था। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन ही 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? यानी कि एक ही जनवरी को 2024 की शुरुआत में ही, तो गुजरात वो राष्ट्र होगा। ठीक है, गुजरात ने 2024 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। कमेंट में बताना है कि गुजरात की राजधानी क्या है, यहाँ पर इस समय सीएम कौन है, और राजधानी भी बताना है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए और हमको बताइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस किया जाए। तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या है भाई, लिखा हुआ है ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक देश थे? तो देखिए, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। BRIC, पहले ये ब्रिक था, जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये ब्रिक था। ठीक है, देखिए आंसर नंबर बी लिखा हुआ है। 2006 में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन के साथ इसका स्थापना हुआ था, लेकिन बाद में 2010 में इसमें एस जुड़ गया, एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि BRICS हो गया। ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक बन गया है, ब्रिक्स। ठीक है, लेकिन अब ये क्यों पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। इसलिए पूछा गया है क्योंकि हाल ही में इसमें कुछ सदस्य शामिल हुए हैं, ठीक है, जिनको ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। तो आइए देखिए क्या लिखा है प्रश्न। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले माफ कीजिएगा नए सदस्य कौन है? तो नए सदस्य कौन कौन है? तो भैया मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है, यानी संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 5 देशों ने हाल ही में इसकी सदस्यता ग्रहण की है। किसकी सदस्यता? ब्रिक्स की सदस्यता। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को ये सभी इसमें शामिल हुए। अब इनको ब्रिक्स प्लस कहा जाता है, हालांकि ये आधिकारिक नाम नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल तौर पर इस संस्था को अभी ब्रिक्स, जैसे BRICS, तो ब्रिक्स प्लस हम लोग कह रहे हैं ना याद रखने के लिए, क्योंकि इतना नाम कौन याद रखेगा। अभी हम लोग ब्रिक्स प्लस कह रहे हैं, लेकिन ये जो संस्था है ब्रिक्स, इसने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि हम लोग का नाम ब्रिक्स प्लस है। ये केवल जनता, हम लोग टीचर संस्थान, ताकि हम लोग को याद रहे, तो इसलिए हम लोगों ने किया है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, ये पहले उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इनको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, जो धन की राशि को बंटवारा करने में कि राज्य को कितना मिलेगा, केंद्र को कितना मिलेगा, इसके बारे में देखता है वो। ठीक है, तो ये सब मामला देखता है वित्त आयोग। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, वित्त आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। और ये कैवे हैं अध्यक्ष? तो भैया ये 16वें अध्यक्ष चुने गए। कैवे अध्यक्ष चुने गए? 16वें। नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे कौन है? ये ऋत्विक रंजनम पांडे ये कौन है? तो भैया ये सचिव चुने गए हैं, ऋत्विक रंजनम पांडे, यानी RRP। तो ये क्या चुने गए हैं? ये सचिव चुने गए हैं, यानी बी ऑप्शन। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा, अब आप सब लोग, मैंने अभी बताया इसरो, इसका स्थापना आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट, है ना, XPOSAT, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्यों इसको मतलब लिया गया? तो भैया ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करने के लिए। ब्रह्मांड का जब ध्रुवीकरण होता है, ब्रह्मांड जब मूव करता है, तो उसका एक्सरे लेगा ये, और एक्सरे लेकर इसको भेजेगा। ठीक है, ताकि हम देख पाएंगे कि ब्रह्मांड की चल चलन कैसी है। तो एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य ये है। किसने लॉन्च किया? यही प्रश्न में पूछ सकता है, तो इसरो ने लॉन्च किया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, और यहाँ पर हम लोगों का सेवा समाप्त। तो जनवरी से हम लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने क्लिक कर लिया। लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को देखा है, हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे अगले दिन, यानी कि कल आपके पास आ जाएंगे फरवरी के वीडियोस करंट अफेयर्स के। आप सभी लोग ध्यान रखिए, जो CUET
सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दो, जो इसकी तैयारी कर रहा है, आपके दोस्त मित्र यार कोचिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, अगर उनके पास संसाधन नहीं है, उनको ये वीडियो प्रेषित कीजिए। अगर आप ग्रुप्स में ऐड हैं, 12th के आपके ग्रुप्स होंगे स्कूल्स के, है ना, आपके फ्रेंड सर्कल्स के ग्रुप होंगे, उसमें इन वीडियोस के भेजिए, क्योंकि ये हर सेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं पर भी आप जाओगे, आपको जनरल टेस्ट जरूर देना है, और जनरल टेस्ट में आता है, क्या आता है भैया, जीके और करंट अफेयर्स भी उसमें आता है। तो आप सब लोग जितना हो सके इसको खूब ढेर सारा क्या कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अच्छा, जो लोग तीसरे वीडियो को आज देख रहे हैं, पहला और दूसरा वीडियो भी बन चुका है जनवरी के करंट अफेयर्स पे, आप लोग उसको भी देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में फरवरी वाले करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और सीयूटी क्लियर कीजिए।